नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चर्चित चिकित्सा पद्धति पर बात करने वाली हैं, कीलेशन थेरेपी। जी। हमारे पास कई सारे लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं और विशेषज्ञों के नोट्स हैं। ये सब भारत में इसके चलन और मतलब इससे जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, काफ़ी जानकारी है इस पर। तो हमारा इरादा यही है कि इस थेरेपी को ठीक से समझें कि ये है क्या असल में, इसके जो साबित फ़ायदे हैं वो क्या हैं बिल्कुल, और हाँ, इसमें खतरे कितने हैं, कब इसे इस्तेमाल करना सही है। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी है, उसे आसान भाषा में सामने रखा जाए। ठीक है, तो चलिए इस जरा जटिल से विषय की परतों को खोलते हैं। ज़रूर। तो कीलेशन थेरेपी। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर से नुकसानदेह भारी धातुओं को निकालने का एक मेडिकल तरीका है। भारी धातुएं जैसे? जैसे सीसा हो गया, पारा, आर्सेनिक, लोहा, तांबा, ऐसी कई धातुएं हैं। अच्छा। और इसके लिए कुछ खास दवाएं इस्तेमाल होती हैं, कीलेटर्स कहते हैं इन्हें। ये दवाएं शरीर में जाकर इन धातुओं को आप कह सकते हैं पकड़ लेती हैं। पकड़ लेती हैं, मतलब कैसे काम करता है ये? क्या बस उन्हें रोक देती हैं? नहीं, रोकती नहीं। ये कीलेटर्स जो हैं, वो धातु के अणुओं से मतलब मॉलिक्यूल से मजबूती से जुड़ जाते हैं। एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अच्छा, एक बंधन जैसा। हाँ, बिल्कुल। और इस प्रोसेस से होता यह है कि वो धातु पानी में घुलने लायक हो जाती है। ओह। और फिर हमारी किडनियां यानी गुर्दे उन्हें आसानी से फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं, या कभी-कभी पित्त के रास्ते से भी। अच्छा, तो ये एक तरह की टारगेटेड सफाई हुई, खास तौर पर धातुओं के लिए। पर क्या ये मतलब किसी भी धातु के लिए या किसी भी हालत में इस्तेमाल की जा सकती है? यहीं पर तो कंफ्यूजन होता है अक्सर। हाँ, और यही सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे अमेरिका की एफडीए, उन्होंने इसे बहुत ही लिमिटेड यानी गिनी-चुनी स्थितियों के लिए ही मंजूरी दी है। वो कौन सी स्थितियां हैं? मुख्य रूप से पहला, अगर किसी के शरीर में भारी धातु की पुष्टि हो चुकी है, जैसे सीसे की मात्रा खतरनाक लेवल पर है, जिसे लेड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, कुछ खास तरह के आयरन ओवरलोड रोग, जिनमें शरीर में लोहा बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। तो ये कोई आम डिटॉक्स जैसा नहीं है कि कोई भी करवा ले, कि चलो शरीर साफ करवा लेते हैं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और ये बात मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि कीलेशन थेरेपी हमेशा हमेशा एक विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में ही होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। अगर इसे गलत तरीके से या बिना डॉक्टरी सलाह के किया जाए, जैसा कभी-कभी होता है, कुछ लोग वैकल्पिक चिकित्सा के नाम पर प्रमोट करते हैं, हाँ, सुना है। तो इसके बहुत गंभीर, यहां तक कि जानलेवा परिणाम भी हो सकते हैं। भारत में भी हमें इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है। आपने खिलेटर्स का जिक्र किया, जो दवाएं हैं, क्या ये सब एक जैसी ही होती हैं या अलग-अलग होती हैं? नहीं नहीं, ये कई तरह की होती हैं। अलग अलग किलेटिंग एजेंट्स होते हैं और हर एजेंट किसी खास धातु पर मतलब ज्यादा असर करता है। अच्छा, स्पेसिफिक होती हैं ये। हाँ, काफी हद तक। जैसे ईडीटीए है एक, पूरा नाम कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए। ये सीसा विषाक्तता में काफी यूज होता है। फिर एक डीएमएस से है, सक्सीमर। ये बच्चों में सीसा विषाक्तता के लिए खास तौर पे उपयोगी माना जाता है और इसे एफडीए की मंजूरी भी है सीसा निकालने के लिए। बच्चों के लिए भी है ये? जी हाँ, कुछ मामलों में। फिर आयरन यानी लोहे के लिए बिल्कुल अलग एजेंट्स हैं, जैसे डेफेरोक्सामाइन या डेफेरेसिरॉक्स। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं जिन्हें थैलेसीमिया जैसी बीमारियां हैं जिनमें आयरन बढ़ जाता है। अच्छा। और भी हैं, जैसे पेनिसिलिन है, वो मुख्य रूप से तांबे के लिए है विल्सन डिजीज में। बाप रे, तो काफी किस्में हैं। मतलब डॉक्टर को पहले ये पक्का करना होता होगा कि कौन सी धातु है जो दिक्कत कर रही है, बिल्कुल। और फिर उसके हिसाब से सही दवा चुननी पड़ती होगी। ये सुनने में आसान लग रहा है पर है नहीं शायद। बिल्कुल सही कहा आपने, आसान बिल्कुल नहीं है। और एक और बात ध्यान रखनी होती है इसमें। वो क्या? ये जो दवाएं किलेटर्स, ये सिर्फ नुकसानदेह धातुओं को ही नहीं निकालती। कभी कभी ये शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स जैसे जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको भी साथ में बाहर निकाल सकती हैं। अरे, ये तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, इसीलिए इलाज के दौरान अक्सर मिनरल सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं और लगातार खून की जांच होती रहती है ताकि पता रहे कि जरूरी मिनरल्स कम तो नहीं हो रहे। और खर्चा, लागत का भी पहलू होगा इसमें? हाँ, लागत भी एक मुद्दा है। ये उपचार महंगा हो सकता है क्योंकि इसमें दवाएं, लगातार मॉनिटरिंग, टेस्ट सब शामिल हैं। तो अगर हम एकदम साफ तौर पर जानना चाहें, वो कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनके लिए किलेशन थेरेपी एक स्थापित मतलब एक स्वीकृत उपचार है? हाँ, बिल्कुल। मुख्य तौर पर यह है, देखें। पहला, हीमोक्रोमैटोसिस। इसमें शरीर में आयरन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अक्यूट या क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, मतलब सीसे की विषाक्तता
चाहे वो अचानक हुई हो या लंबे समय से हो। तीसरा, पारे की विषाक्तता, मोकरी पॉइजनिंग। ओके। चौथा, ट्रांसफ्यूजन से जुड़ा आयरन ओवरलोड। ये उन मरीजों में होता है जैसे थैलेसीमिया वाले, जिन्हें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और पांचवा, विल्सन रोग, जिसमें शरीर में तांबा यानी कॉपर जमा होने लगता है। अच्छा, तो इन खास स्थितियों में हाँ, इन स्थितियों में जहां धातु का लेवल वाकई खतरनाक है और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां कीलेशन थेरेपी जान बचाने वाली या कम से कम अंगों को बचाने वाली साबित हो सकती है। ये समझना भी जरूरी है कि ये धातुएं शरीर में आ कहाँ से जाती हैं। मतलब कारण क्या है इनके जमा होने के? स्रोत कई हो सकते हैं। कुछ लोगों को उनके काम की वजह से एक्सपोजर होता है, जैसे कोई बैटरी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है या खदानों में। ऑक्यूपेशनल हजार्ड जैसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक वजह है, जैसे बहुत पुराने घरों में लेड के पाइप होते थे, उनसे पानी में सीसा आ सकता है। हाँ, ये तो है। खाना भी एक स्रोत हो सकता है। कुछ बड़ी समुद्री मछलियों में पारा ज्यादा होता है। चावल में कभी कभी आर्सेनिक पाया जाता है। खाने में भी? हाँ। फिर हवा का प्रदूषण है। कुछ पारंपरिक दवाएं या नुस्खे होते हैं जिनमें भारी धातुएं हो सकती हैं। औद्योगिक प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की, बार बार खून चढ़ाने से आयरन ओवरलोड हो सकता है। और कुछ जेनेटिक मतलब आनुवंशिक स्थितियां भी होती हैं, जैसे विल्सन रोग। ठीक है, तो ये तो हुए वो उपयोग जहां ये थेरेपी वाकई जरूरी है और फायदेमंद भी। लेकिन असली जो जिसे कहे विवाद या बहस है, वो तो तब शुरू होती है जब इसे दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करने के दावे किए जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर चीजें असल में दिलचस्प और थोड़ी शायद चिंताजनक भी हो जाती हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां गलत जानकारी, गलत दावे फैले हुए हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसे अल्जाइमर के लिए, ऑटिज्म के लिए, डायबिटीज, दिल की बीमारियों, पार्किंसंस, या बस बॉडी साफ करने के लिए। या सिर्फ जनरल डिटॉक्स के लिए भी सुझाव देते हैं। लेकिन क्या इन दावों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत है? देखिए, ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं, या अगर कुछ सबूत हैं भी तो वो बहुत कमजोर हैं या फिर विवादास्पद है, मतलब उन पर एक राय नहीं है। जैसे ऑटिज्म का आपने नाम लिया। हाँ, ऑटिज्म का उदाहरण लें। ये जो दावा है कि भारी धातुएं ऑटिज्म का कारण हैं और कीलेशन इसे ठीक कर सकता है, ये पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। अच्छा। वैज्ञानिक समुदाय इसे पूरी तरह खारिज करता है, बल्कि बच्चों पर इसे आजमाना बेहद खतरनाक पाया गया है। इससे गंभीर नुकसान हुए हैं और दुखद रूप से मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। हे भगवान। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। वो दिमाग के विकास से जुड़े एक स्थिति है। उसका इलाज व्यवहारिक और शैक्षिक थेरेपी से होता है, ना कि कीलेशन से। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, हृदय रोग के बारे में काफी चर्चा हुई है। एक स्टडी का नाम आता है टैक्ट। हाँ, टैक्ट स्टडी, ट्रायल टू असेस चिलेशन थेरेपी। ये एक बड़ी स्टडी थी जिसने ईडीटीए किलेशन थेरेपी को उन मरीजों पर स्टडी किया जिन्हें पहले हार्ट अटैक आ चुका था। तो क्या निकला उसमें? उसमें यह पाया गया कि जिन लोगों ने किलेशन थेरेपी ली, उनमें प्लेसिबो यानी नकली दवा लेने वालों की तुलना में भविष्य में होने वाली दिल की घटनाओं में, जैसे दूसरा हार्ट अटैक या स्ट्रोक, उनमें थोड़ी सी कमी आई, लगभग 18%। 18%? हाँ, और ये कमी उन मरीजों में थोड़ी ज्यादा थी जिन्हें डायबिटीज भी थी। तो क्या इससे ये मान लिया गया कि ये दिल की बीमारियों का इलाज है? नहीं, यहीं पर तो सारा विवाद है। उस स्टडी के डिजाइन पर, उसके नतीजों की व्याख्या पर काफी बहस हुई। अच्छा। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि हाँ, ये संकेत दिलचस्प हैं और आगे रिसर्च होनी चाहिए, खासकर डायबिटीज वाले मरीजों में। लेकिन ज्यादातर जो बड़े हार्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसे अभी भी दिल की बीमारी का स्टैंडर्ड इलाज नहीं मानते। मतलब रूटीन इलाज नहीं है ये? नहीं, इसे स्टैटिन दवाएं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल या जरूरत पड़ने पर सर्जरी जैसे जो स्थापित इलाज हैं, उनका विकल्प नहीं माना जाता। इसे ज्यादातर अभी भी एक्सपेरिमेंटल ही मानते हैं। और जो आजकल बहुत चलता है डिटॉक्स या क्लेंजिंग, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। किलेशन थेरेपी जनरल डिटॉक्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे शरीर में अपने खुद के बहुत अच्छे डिटॉक्स सिस्टम्स हैं। हमारा लिवर है, हमारी किडनियां हैं, वो ये काम बखूबी करते हैं। सही कहा। बिना किसी ठोस मेडिकल कारण के सिर्फ सफाई के नाम पर किलेशन करवाना न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि जैसा हमने पहले बात की, इसके अपने रिस्क हैं, खतरनाक हो सकता है। ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए किसी को सही वजह से, मतलब स्वीकृत कारणों से ये थेरेपी दी जा रही है, तो ये प्रक्रिया होती कैसे है? मतलब करते कैसे हैं इसे? ये आमतौर पर दो मुख्य तरीकों से दी जाती है। या तो नसों में ड्रिप लगाकर, जिसे आईवी इन्फ्यूजन कहते हैं। हाँ। या फिर कुछ मामलों में गोलियों के रूप में भी दी जाती है। ये दवा और स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। और आईवी वाला तरीका कैसे होता है?
आईवी ड्रिप में दवा को बहुत धीरे धीरे दिया जाता है। इसमें 1 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। अच्छा, काफी समय लगता है। हाँ, और प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरी मेडिकल जांच होती है। खून में धातु का लेवल कितना है, किडनी और लिवर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कैसा है, ये सब देखा जाता है। प्रेशर, वाइटल साइंस, किडनी फंक्शन, इन सब पर नजर रखी जाती है। और मिनरल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसा आपने बताया था। हाँ बिल्कुल, जरूरी मिनरल सप्लीमेंट्स साथ में दिए जाते हैं। और ये सब कुछ एक प्रशिक्षित मेडिकल टीम की देखरेख में ही होता है, क्लिनिक या हॉस्पिटल सेटिंग में। और ये इलाज चलता कितने समय तक है? एक सेशन तो आपने बताया 1-4 घंटे का होता है। हाँ, एक सेशन। लेकिन पूरा कोर्स कितना लंबा चलेगा ये बीमारी पर निर्भर करता है। अगर किसी को अचानक तेज पॉइजनिंग हुई है तो शायद इलाज कुछ दिन या कुछ हफ्ते चले। ठीक है। लेकिन जो पुरानी स्थितियां हैं, जैसे आयरन ओवरलोड, उनमें इलाज महीनों या सालों तक भी चल सकता है। कभी-कभी तो जिंदगी भर भी मेंटेनेंस डोज के तौर पर लेना पड़ सकता है। ओहो, काफी लंबा भी हो सकता है। जी हाँ। इसके फायदे तो हमने समझ लिए कि जहरीली धातुओं को निकालता है, अंगों को बचा सकता है, लेकिन जोखिमों पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने किडनी डैमेज और कैल्शियम कम होने का जिक्र किया। ये सबसे गंभीर जोखिम है? हाँ, ये सबसे गंभीर जोखिमों में से हैं। किडनी पर असर पड़ सकता है क्योंकि धातुएं निकलती तो किडनी के रास्ते ही हैं, तो उन पे लोड पड़ता है। कैल्शियम का लेवल खतरनाक रूप से कम होना, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, ये भी बहुत सीरियस हो सकता है। इससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, मांसपेशियों में भयानक ऐंठन हो सकती है। बाप रे। इसके अलावा गंभीर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं कुछ लोगों को। और जैसा पहले कहा, जरूरी खनिजों की कमी तो हो ही सकती है। इसीलिए सख्त मेडिकल सुपरविजन और लगातार टेस्टिंग इतनी ज्यादा जरूरी है। तो फिर अगर हम निचोड़ निकालें तो ये थेरेपी असल में लेनी किससे चाहिए? कौन है सही कैंडिडेट इसके लिए? और क्या देखना होता है? साथ में ये भी देखना होता है कि उसकी किडनी ठीक से काम कर रही हो और कोई ऐसी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्या ना हो जो इस थेरेपी को और ज्यादा जोखिम भरा बना दे। फैसला हमेशा एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही करते हैं, सारे फायदे और नुकसान तौलने के बाद। तो ये जनरल वेलनेस या बस शरीर साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो कतई नहीं। और किन्हें ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? कौन है जिन्हें मना किया जाता है? आमतौर पर जिन लोगों को किडनी या लिवर की बहुत गंभीर बीमारी है उन्हें नहीं दी जाती। जिनका हार्ट फेलियर काफी बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं। अगर कोई गंभीर इन्फेक्शन है, बुखार है, सेप्सिस है तो नहीं। अच्छा। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता हो और स्थिर ना हो। गर्भावस्था में भी ज्यादातर किलेटर्स को टाला जाता है क्योंकि बच्चे पर असर का पूरा डेटा नहीं है। और अगर किसी को किलेटर दवा से पहले एलर्जी हुई हो तो जाहिर है उसे नहीं देंगे। और बिना पक्की जांच के बच्चों में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए किसी का इलाज हुआ, सेशन के बाद क्या होता है? क्या मरीज को कुछ खास ध्यान रखना होता है? हाँ, आईवी सेशन के बाद आमतौर पर मरीज को थोड़ी देर आराम करने को कहा जाता है, फिर वो उसी दिन घर जा सकते हैं। ठीक है। हो सकता है उन्हें थोड़ी थकान लगे या सिर दर्द हो या हल्की मतली महसूस हो। ये आमतौर पर टेम्परेरी होता है। और घर जाकर डॉक्टर सलाह देते हैं कि खूब सारा पानी या तरल पदार्थ पिएं, इससे किडनी को धातुएं बाहर निकालने में मदद मिलती है। अच्छा। और जो मिनरल सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने बताए हैं उन्हें नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है, उसे मिस नहीं करना है। और कोई खतरे की घंटी, मतलब कब डॉक्टर को बताना है? हाँ, अगर कोई गंभीर लक्षण दिखे, जैसे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए या बहुत ज्यादा चक्कर आए, सांस लेने में तकलीफ हो या मांसपेशियों में जोर की ऐंठन हो, तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। ठीक है। और फॉलोअप भी होता होगा? बिल्कुल, फॉलोअप में लैब टेस्ट होते रहते हैं। किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स और धातु का लेवल दोबारा चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि इलाज कितना कारगर हो रहा है। भारत में इसकी लागत और बीमा कवरेज की क्या स्थिति है? ये भी एक प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ बिल्कुल, लागत जैसा मैंने कहा काफी अलग अलग हो सकती है। एक अंदाजा लगाएं तो एक आईवी सेशन का खर्चा शायद 2000 रुपए से 4000 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है। प्रति सेशन? हाँ, प्रति सेशन। और पूरा कोर्स जिसमें कई सेशन होते हैं, फिर जांचें हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो सब मिलाकर 40,000 से 1,50,000 या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है। ओके। ये निर्भर करता है कितने सेशंस चाहिए, कौन सी दवाई यूज हो रही है, हॉस्पिटल कौन सा है, जांचें कितनी करनी पड़ रही हैं। और बीमा, इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं इसे? यहाँ स्थिति थोड़ी मिली-जुली है। ज्यादातर बीमा कंपनियां इसे तभी कवर करती हैं जब ये मेडिकली नेसेसरी हो, मतलब डॉक्टर ने प्रमाणित किया हो कि हाँ, इसे भारी धातु विषाक्तता है या आयरन ओवरलोड है और ये इलाज जरूरी है। अच्छा, सिर्फ जरूरत होने पर? हाँ, और उसके लिए भी अक्सर पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसे प्रायर ऑथराइजेशन कहते हैं।
जो वैकल्पिक या एक्सपेरिमेंटल उपयोग हैं, जैसे कोई दिल की बीमारी के लिए करवा रहा है बिना ठोस सबूत के, या डिटॉक्स के लिए, तो उसे कवर मिलने की संभावना बहुत कम है। तो पहले पूछना बहुत जरूरी है। हाँ, इलाज शुरू करने से पहले अपनी बीमा कंपनी से लिखित में कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि ये कवर होगा या नहीं और किन शर्तों पर। इस थेरेपी को लेकर इतने विवाद क्यों जुड़े हुए हैं? क्या इसका कारण सिर्फ ये अप्रमाणित उपयोग ही है या कुछ और भी है? विवाद के कई कारण हैं। एक तो जैसा आपने कहा, इसका कुछ लोगों द्वारा बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार किया जाना, खासकर उन स्थितियों के लिए जहां इसका फायदा साबित नहीं हुआ है। दूसरा, सुरक्षा को लेकर चिंताएं, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया। सही है। तीसरा, वैज्ञानिक सबूतों की कमी या फिर मिले-जुले नतीजे, खासकर हृदय रोग जैसी स्थितियों के लिए टैग स्टडी के बावजूद अभी भी एक मत नहीं है। हाँ, वो बहस जारी है। बिल्कुल। तो जब किसी थेरेपी को बिना ठोस वैज्ञानिक आधार के एक चमत्कारी इलाज की तरह पेश किया जाता है तो विवाद तो होगा ही, और इस वजह से स्वास्थ्य अधिकारियों को, रेगुलेटरी बॉडीज को कई बार चेतावनियां भी जारी करनी पड़ी हैं। अगर हम इसके इतिहास को देखें थोड़ा सा, तो ये थेरेपी आई कहाँ से, कब शुरू हुई? इसकी जड़ें असल में 1930 के दशक तक जाती हैं, जब EDTA नाम का केमिकल पहली बार बनाया गया था। अच्छा, काफी पुराना है ये तो। हाँ, फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय इसे रासायनिक हथियारों के असर से बचाने के लिए स्टडी किया गया था, और उसी दौरान ये पता चला कि अरे, ये तो सीसा विषाक्तता, मतलब लेड पॉइजनिंग का भी बहुत अच्छा इलाज है। ओह! फिर 1950 के दशक से कुछ डॉक्टरों ने इसे खून की नलियों की समस्याओं, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यहीं से वो दशकों लंबी बहस और रिसर्च शुरू हुई जो आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। बाद में आयरन निकालने वाली और दूसरी कीलेटर दवाएं भी विकसित हुईं, जिससे इसके जो स्वीकृत मेडिकल उपयोग हैं वो बढ़े, लेकिन साथ ही साथ वो जो अनऑफिशियल, अप्रमाणित उपयोगों का चलन था वो भी बढ़ता गया। तो ये स्वीकृत और विवादास्पद दोनों तरह से साथ साथ चलता रहा। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें नेक्स्ट इन हेल्थ जैसे विशेषज्ञ संगठनों की राय भी शामिल है। उनका क्या नजरिया है इस पूरी थेरेपी पर? उनका नजरिया काफी स्पष्ट और साक्ष्य आधारित, यानी एविडेंस बेस्ड लगता है। वो साफ कहते हैं कि कीलेशन थेरेपी सिर्फ और सिर्फ स्थापित भारी धातु विषाक्तता या आयरन ओवरलोड के लिए ही उचित है, मतलब जहां इसका फायदा इसके जोखिम से कहीं ज्यादा है, ये पक्का हो। वो सही डायग्नोसिस पर जोर देते हैं, सही दवा चुनने पर, और सबसे जरूरी मरीज की बहुत कड़ी निगरानी पर, ताकि सुरक्षा बनी रहे और कम से कम जोखिम के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और बाकी उपयोगों के बारे में? वो इसे नियमित डिटॉक्स के लिए या उन क्रॉनिक बीमारियों के इलाज के लिए समर्थन नहीं करते जहां इसके फायदे के पक्के सबूत नहीं है। और TACT स्टडी पर उनकी क्या राय है? TACT स्टडी के नतीजों को वो दिलचस्प मानते हैं, पर हृदय रोग के लिए इसे एक स्टैंडर्ड इलाज के तौर पर अपनाने के लिए अपर्याप्त मानते हैं। हाँ, शायद किसी विशेषज्ञ रिसर्च सेंटर के संदर्भ में इसकी कोई भूमिका हो सकती है, पर आम प्रैक्टिस में नहीं। उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा मरीज की सुरक्षा है। ठीक है, तो हमने कीलेशन थेरेपी के पीछे का विज्ञान समझा, इसके जो स्वीकृत उपयोग हैं वो जाने, जोखिमों को समझा, और जो विवादास्पद दावे हैं उन पर भी विस्तार से बात की। हमने TACT अध्ययन और उसके नतीजों के क्या मायने हैं, इसे भी समझने की कोशिश की। हाँ, और यहाँ जो एक बड़ी बात उभर कर आती है वो शायद ये है कि विज्ञान में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। देखिए, एक तरफ वो इलाज हैं जो पूरी तरह स्थापित हैं, जिनके फायदे साफ तौर पर पता हैं। दूसरी तरफ रिसर्च चल रही होती है, जहां चीजें उतनी साफ नहीं होती, जहां सवाल होते हैं, बहस होती है। कीलेशन थेरेपी इन दोनों के बीच में कहीं खड़ी है। कुछ स्थितियों के लिए ये बिल्कुल स्थापित इलाज है, और बाकी बहुत सी स्थितियों के लिए ये अभी भी सवालों के घेरे में है। सही कहा। और हमारे लिए, आप सबके लिए, ये जरूरी है कि हम दावों और सबूतों के बीच का फर्क करना सीखें, सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं। तो इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? शायद यही कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, खासकर जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों या जो वैकल्पिक चिकित्सा के नाम पर बेचा जा रहा हो, उसे आंख बंद करके स्वीकार करने से पहले सवाल पूछना कितना जरूरी है। बिल्कुल। भरोसेमंद जानकारी कहाँ से मिलेगी? डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह क्यों इतनी मायने रखती हैं, खासकर जब बात हमारी या हमारे अपनों की सेहत की हो? बिल्कुल सही। ये आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग और सही जानकारी ही हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सही फैसले लेने में मदद कर सकती है। इस गहरी और बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और हमारे सुनने वालों का भी इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।